चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तिशा गुप्ता। और आज जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा की मौजूदा राजनीति और हरियाणा की सियासत के बारे में। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी नेता कृष्ण ढुल जी। सबसे पहले कृष्ण ढुल जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार तिशा जी, आपको और हरियाणा में जो इस वक्त जनता टीवी देख रहे हमारे दर्शक हैं उनको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से भी सादर आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल ढुल जी, तो आज इस खास चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूँगी और चर्चा की शुरुआत एक सरल सवाल के साथ में करना चाहूँगी। मैंने देखा कि आपने अपनी करियर की शुरुआत की 1990 में, आप एबीवीपी से जुड़े। उसके बाद कई साल आपने हरियाणा में काम किया, जनता के बीच रहे और साल 2008 में भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता रहे हैं। तो आपका ये जो राजनीतिक सफ़र है, इतना लंबा समय बीत गया है, कैसे देखते हैं अपने राजनीतिक सफ़र को? कैसा अनुभव आपका रहा? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। हाँ, ये ठीक सुना आपने तिशा जी के बचपन में एबीवीपी से जुड़ाव रहा। और चूँकि उन दिनों में हरियाणा में रोहतक में एबीवीपी का कभी आधार नहीं रहा, मैं जाट कॉलेज में पढ़ता रहा और वहाँ संघर्ष करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी हरियाणा में कभी बहुत अच्छे से नहीं पनप पाई और अभाव रहता था, लोग हंसते थे। और मेरे परिवार के मेरे चाचा ताऊ ही हमारा मजाक उड़ाते थे कि कहाँ हो तुम, भाजपा का हरियाणा में के काम, यहाँ चौटाला की, देवीलाल की, हरियाणा में कांग्रेस की, ये दो पार्टियाँ चलती थी और बीजेपी इसका कहीं नाम नहीं था। पर जुनून होता है, जोश होता है, संघ का कार्यकर्ता होने के नाते जुड़ाव रहा। फिर छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े, बाद में वैवाहिक जीवन में आ गए, नौकरी लग गई, बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई में लिप्त रहे। समय बदला, माननीय इंद्रेश जी के साथ सहायक के तौर पर काम किया और फिर 2008 में भाजपा में भेजा गया संघ का कार्यकर्ता। वहाँ पर अपना संघर्ष, चुनाव लड़ा पार्षद का पंचकुला से 2 बार, दोनों बार हार हुई, लगे रहे, आज लग रहे हैं। आज अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हरियाणा में आप चुनिंदा लोगों के ही इंटरव्यू कर रहे होंगे, तो उन चुनिंदा लोगों में आपने मुझे चुना, इसके लिए जनता टीवी का, आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल ढुल जी, अब मैं इस चर्चा को एक अलग दिशा, एक अलग मोड़ देना चाहूँगी। अब मेरे सवाल कुछ इस प्रकार होंगे कि हरियाणा की मौजूदा राजनीति, अभी विधानसभा चुनाव प्रदेश में आने वाले हैं और उसी के चलते कई तरह की उथल पुथल हरियाणा में देखने को मिल रही है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी में। तो हरियाणा की सियासत, यानी कि मौजूदा सियासत, मौजूदा राजनीति हरियाणा की, इसे आप कैसे देखते हैं? हरियाणा मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। अगर हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, तो तीसरी बार जब हमारी ये केंद्र में सरकार आई है तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में इतिहास बना है। इससे पहले सिर्फ एक व्यक्ति 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको पहली बार जब प्रधानमंत्री बना तो अंग्रेज़ों ने मनोनीत किया था। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उनको बोलते हैं हम, कि जब अंग्रेज़ों ने देश आज़ाद किया तो उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 52 में और 57 में चुनाव हुए और वो चुन करके आएंगे। वो दौर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और कोई आदमी अगर पार्टी का या कांग्रेस का विरोध करता था तो उसको ये माना जाता था कि ये पाकिस्तान का समर्थक है, कि हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, क्योंकि ताज़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2024 की, 2024 76 वर्षों के बाद 130 करोड़ लोगों की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुना है। ये जरूर तय रहा कि कुछ हमारे जो संख्या थी वहाँ हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन एनडीए जो गठबंधन था उसकी तो दोनों 292 सीटें आई और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी ने शपथ ली। तो ये इस बात का द्योतक है कि ये 130 करोड़ लोग आज भी नरेंद्र भाई मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। और हरियाणा की बात करेंगे तो तिशा जी, मैं आपके सामने आज ये खुले मन से दावा कर रहा हूँ, आपकी प्रदेश की जनता देख रही है कि तीसरी बार भी हरियाणा भी इतिहास रचेगा।
आज तक हरियाणा में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री या किसी की पार्टी लगातार 3 बार सरकार बनाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब जब अक्टूबर 2024 में जब हमारे हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल ठुल जी, आपने जो अभी जिक्र किया कि आप गोहाना में हैं, इससे मुझे एक सवाल याद आ रहा है, मैं चाहूँगी मैं आपसे ज़रूर पूछूं, और इस सवाल की वजह से मैं थोड़ी असमंजस में भी हूँ। ये मेरा, मैं कहूँगी, व्यक्तिगत सवाल भी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पिछले 25 सालों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं और वहीं पर आपने अपनी सक्रियता दर्ज भी की है। तो आखिर पूरे हरियाणा में गोहाना ही क्यों और कैसे, ये मेरा सवाल है। चूँकि ये मुद्दा थोड़ा सा सुर्खियों में भी रहा है, कई लोग ऐसे सवाल उठाते हैं कि आप बाहरी हैं तो गोहाना क्यों? देखिए, कुछ चीज़ें व्यक्ति तय नहीं करता, संगठन तय करता है। मैं रोहतक से चंडीगढ़ पिछले 25 वर्षों से इस रोड से आ जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा मैं गोहाना में आकर के चुनाव लड़ूंगा। संगठन ने तय किया और हमारे पूरे हरियाणा में जो डी कैटेगरी की सीटें हैं, जिनको आज तक भाजपा नहीं जीत पाई है, या पहले इस सरकार में रहते हुए 2 बार जब हमारी सरकार बनी है तो भी हम तीसरे या चौथे नंबर पर हैं, और वहाँ पर मुश्किल से कमल खिलने की बात चल रही है। उसमें मेरे जैसे कुछ चयनित कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगाई कि आप जाओ और उस क्षेत्र में काम करो, वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों की नब्ज को टटोलो। तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं आया, करीब साल भर पहले से मैं यहाँ लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। 62 इस विधानसभा के गांव हैं। मैं हर गांव में गया हूँ, वहाँ के सरपंचों से मैंने रेजुलेशंस लिए हैं, और आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि करीब 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम जो उन्होंने मुझे दिए हैं वो मैं करवा चुका हूँ। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है तीशा जी जिसमें मैंने कम से कम 2 काम ना करवाए हों, जो रेजुलेशन उन्होंने मुझे दिए थे वो। और नशे के विरोध में यूथ को जोड़ा। मैं पूरे के पूरे, मैं थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली फिट रखता हूं, तो मैं 62 के 62 गांव में नशे के विरोध में बच्चों के साथ दौड़ा हूं। मैंने मैराथन की है और उसका समापन मैंने 10 मार्च को किया था, जिसमें करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे मेरे साथ, गोहाना में पहली बार मैराथन हुई तो उसमें भागे थे। तो गोहाना में मैं क्यों, ये तो बात आपको बता दी कि संगठन के द्वारा भेजा गया कार्यकर्ता और इस सीट को जीतने के लिए काम कर रहे हैं। बाहरी की आरोप जो लगाते हैं, अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम संदेश देते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक भारत श्रेष्ठ भारत हम बोलते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी बनारस में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी हैं। मनोहर लाल जी ने करनाल में चुनाव लड़ा, वो भी बाहरी हैं। और कृष्ण डुल गोहाना में काम कर रहा है, वो भी बाहरी है। कौन बाहरी है, ये आप लोगों की सोच तय करती है। और कमाल करता हूं मैं इस बात को बताते हुए, देखे आपके सामने तीशा जी, शायद आप लोकल नहीं है इसलिए बताता हूं कि जो लोग बाहरी का आरोप लगाते हैं, अरे उन लोगों ने तो पिछली 5 बार से यहाँ विधायक ही बाहरी चुना हुआ है। आज जो विधायक जगबीर मलिक जी हैं यहाँ, वो कहाँ से हैं? वो तो बड़ौदा विधानसभा से हैं। तो अगर ये बाहरी का और अंदर का मुद्दा है, ये उन लोगों के लिए जिनकी सोच छोटी है। मनोहर जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सुषमा स्वराज जी कभी यहाँ नहीं जीत पाई, कहाँ जीती? विदिशा में जा करके। तो इसका मतलब वो भी बाहरी है? नहीं, ये बाहरी अंदर, छोटा कार्यकर्ता, बड़ी कार्यकर्ता, ये आपकी मानसिकता को भी दिखाता है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और कमल का वो कार्यकर्ता हूं। अगर मुझे अरुणाचल प्रदेश में जाकर भी कहा जाएगा कि आप वहां जाइए, काम करिए, नक्सलाइट एरिया में आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं कमल के लिए वहां भी अपनी जान पर खेल करके चुनाव लड़ूंगा। ये तो मेरा प्रांत है, बोड़ा गांव है मेरा, लोगों को नहीं पता। मेरा मूलतः गांव भगवतीपुर है, लेकिन बड़े दादा का गांव बोहड़ा है, जो कि यही है, आसपास है। तो इसमें कौन कहता है बाहरी? मुझे नहीं लगता मैं बाहरी हूं। मैं हरियाणा का कार्यकर्ता हूं। हर वो कार्यकर्ता जो हरियाणा से संबंध रखता है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक की तर्ज पर जिस कार्यकर्ता को पार्टी और संगठन जहां चुनाव लड़ाएगा वो लड़ेगा। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं अपना कर्म करने के लिए भेजा गया कार्यकर्ता गोहाना में हूं। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू चल रहा है दर्शकों को और मेरे गोहाना के लोगों को भी बता रहा हूं कि मैंने गोहाना में आवास ले लिया है, सेक्टर 7 में 629 नंबर कोठी, जिसमें बैठ कर के मैं यहाँ रहता हूँ। और महम रोड पर गजराज हॉस्पिटल के पास में
अपना कार्यालय खोल दिया है जहां लोग रोज आते हैं, और हफ्ते में एक दिन एक और कार्यालय खोला, बड़वासनी गांव है यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हल्के के वो जो सोनीपत को टच करते, सोनीपत ब्लॉक के गांव हैं, उनको रोज मेरे पास ना आना पड़े इन 4 दिनों में। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि एक दिन मैं बड़वासनी गांव में एक दफ्तर खोल दिया है कि उन लोगों के लिए मैं खुद जाऊंगा वहां पर, उनको यहाँ ना आना पड़े। और 4 दिन हफ्ते के मैं यहाँ रहता हूँ, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार। 3 दिन जो लोग मेरे पास काम लेकर के आते हैं, उन काम को कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित कार्यों से संबंधित अधिकारी, मेरे नेतागण, मेरे मंत्रीगण, उनसे मिल करके वो काम कराने के लिए मैं 3 दिन चंडीगढ़ में रहता हूँ। आश्वस्त आप पूरी तरह से मैं देख पा रही हूँ ढुल जी, और इस बात को लेकर भी आप आश्वस्त हैं कि विधानसभा आप दौड़ लगाकर भी जा सकते हैं, ये बात मैं समझ गई। तो यदि पार्टी की तरफ से आपको चंडीगढ़ जाने का मौका मिलता है, तो गोहाना को लेकर विकास के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या कोई ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है विकास के लिए, गोहाना के लिए, गोहाना की जनता के लिए? देखिए, गोहाना में जहाँ तक अगर आप बात करेंगे तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, गोहाना शहर और गोहाना में सोनीपत की तरफ साथ लगते गांव। इस हल्के के अगर आप ज्योग्राफिकल देखेंगे तो ये पूरा हल्का 2 ही रोड के ऊपर बसा हुआ है, सोनीपत और गन्नौर रोड, उनके बीच में ही गांव पड़ते हैं। कुछ गांव इसकी पैराफेरी के साथ लगते हैं, जिनमें विकास के लिए हमारी गोहाना की नगर परिषद को 2 बार राष्ट्रपति जी से सम्मानित हो चुका है। तो गोहाना में मोटे मोटे काम तो हो चुके हैं। शहर में, गांव में कुछ सेम के काम थे, कुछ हाईवे बन गया, उसके कारण कहीं पर नालों की ब्लॉकेज थी, स्कूलों में मरम्मत के काम थे, शिव धाम के काम थे, गलियों नालियों के काम थे, व्यायामशाला के काम थे, फिरनी की समस्या थी, खेतों के रास्ते थे। ये सारे के सारे जो काम आए, वो काम हमने अपने मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवा दिए। उनमें कुछ काम हो गया है, लगभग 60 करोड़ का, लगभग 100 करोड़ के काम पाइपलाइन में है, जो मुझे लगता है अगली विधानसभा चुनाव से पहले मैं करवा दूंगा। 2 बड़े मुद्दे यहाँ जो लोगों ने मुझे बताए हैं, एक वेस्टर्न हमारा जो पश्चिमी बाईपास है जो बड़ौदा विधानसभा की तरफ लगता है, क्योंकि ये सेमी सर्कल बना हुआ है अभी गोहाना का बाईपास, उसको सर्कल बनवाना, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली। नायब जी पिछले दिनों यहाँ कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर आए थे, और एक गोहाना को जिला बनाने की बड़े लंबे समय से मांग की जा रही है, और वो दोनों घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब जी उस दिन कबीर दिवस पर, कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर वो घोषणाएं करके गए हैं कि ये इन पर काम शुरू हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव से पहले हम अपनी ये दोनों मांग पूरी कर देंगे। एक जो चीज़ जो मुझे बताई, बड़ौदा रोड और महम रोड पर फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ बहुत भीड़ लगती है, वहाँ एक ओवरब्रिज की उन्होंने मुझे और बात बताई है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उधर था मोई और माजरी गांव में, जो कि एक कोई 800 मीटर का टुकड़ा है PWD-B&R का, जिस पर विगत 10 वर्षों से कोर्ट केस होने की वजह से काम नहीं चल पा रहा था। मैंने आने के बाद उसमें वहाँ के स्थानीय एक्शन PWD-B&R पंकज गौड़ जी से बात करी, हमारे अनुराग रस्तोगी जी उस वक्त ACS PWD-B&R थे, जगदीप ढांडा जी स्पेशल सेक्रेटरी थे, उनसे बातचीत करके वो कोर्ट का केस ख़त्म करवाया, ग्रामीणों से, पंचायतों से रेजुलेशन दिलवाए, और जो 400 गज का टुकड़ा चाहिए था जो बीच में आ रहा था, जिसमें कुछ मकान आते थे, उनको मुआवजा दिला करके उस पर भी काम शुरू कर दिया है। तो इसको भी मैं एक अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि ऐसा काम जो विगत 10 वर्षों से अटका हुआ था, उस काम को भी मैंने सरकार के सहयोग से दूर कराने का उसको प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल ढुल जी। अब बात मैं थोड़ी सी सोनीपत की करना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि सोनीपत कांग्रेस का, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप सोनीपत को कांग्रेस का गढ़ मानते हैं? क्योंकि सोनीपत के अंदर आने वाली अधिकांश विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, और महज 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्या आप इसे गढ़ मानते हैं या नहीं, और यदि हाँ आप इसे गढ़ मानते हैं तो इस टैग को इस बार विधानसभा चुनाव में हटाने के लिए क्या रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि यहाँ पर कमल खिला पाए? नहीं तीशा जी, मैं गढ़ वाली बात से नहीं मानता हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। परिस्थिति होती है, कई बार मौका होता है, हालात। अगर गढ़ होता तो पिछली बार हम 2 सीटें पिछली बार जीते थे, 2 सीटें अब जीते हुए, तो अगर गढ़ होता तो 6 में से 4 सीटें तो हम जीत चुके हैं, जो इस बार जीत जाएंगे, तो कहाँ गढ़ रहा? ऐसा नहीं है।
गढ़ की बातें चलती रहती हैं, गढ़ है, कई बार जैसे पिछली बार ही जगबीर जी हार जाते, वो थोड़ा सा कोई इशू रहा कि वो ट्रायंगल मुकाबला हो गया, इसके कारण से रह गई। तो मुझे नहीं लगता, और गोहाना में मुझे लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। मैं लोगों के बीच गया हूँ, लोगों की स्थानीय विधायक से बहुत नाराज़गी है, किसी भी रूप में उन्होंने जो लोगों को आश्वासन दिया था, लोगों से जो वादे किए थे, वो किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने ये कहते हुए किसी भी काम को कराने से इनकार कर दिया है कि नहीं तुम तो भाजपा के हो, इसलिए मैं तुम्हारे काम नहीं करूँगा, तुमने मुझे वोट नहीं दिया था इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। जबकि हमने तो कहा, अब अगर आप बात करोगे तो 2014 और 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक नहीं है, तो उनके हिसाब से या दूसरी पार्टियों का जो पुराना आचरण था, तरीका था, उस हिसाब से तो गोहाना में काम नहीं करने चाहिए हमें, क्योंकि गोहाना में तो भाजपा का विधायक है ही नहीं। परंतु मनोहर जी ने इस परिपाटी को तोड़ा और कहा कि नहीं, मेरे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, 3 करोड़ लोगों का हरियाणा मेरा परिवार है और सबके लिए मैं काम करूंगा। तो हमने गोहाना में बहुत काम किए। मैंने कहा कि साल भर भी नहीं हुआ मुझे 60 करोड़ के काम तो मैंने करा दिए। 15 PWD B&R के रोड जो कि बन ही नहीं रहे थे, हो ही नहीं रही थी, उदासीनता थी। मैंने आने के बाद ड्यूटियां लगाई, ACS साहब से मिला, स्पेशल सेक्रेटरी जी से मिला, एक्शन से मिला, सबको बोला और उनकी फाइल क्लियर करवा करके अब टेंडर लगे हुए। अब उनका उद्घाटन होगा, बहुत जल्दी जनता को समर्पित करेंगे। तो ऐसा नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं होता, सब जनता के हाथ में है। जनता का जो विश्वास जीतेगा वो जाएगा विधानसभा। और मुझे इस बार लगता है कि गोहाना जो है कमल विधानसभा में पहुंचेगा निश्चित तौर पर। तो कृष्ण ढोल साहब का कहना है कि सोनीपत को कांग्रेस का गढ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है हरियाणा में, और ऐसे समय पे अक्सर देखा जाता है कि दूसरी पार्टियों से कुछ नेता अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में, अन्य पार्टियों में शामिल होते हैं। और हाल ही में हमने घटनाक्रम देखा, कांग्रेस से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, और आगे भी शायद ये सिलसिला जारी रह सकता है कि कांग्रेस से या फिर किसी और पार्टी से बीजेपी में लोग शामिल हो। तो अक्सर ऐसे समय में कार्यकर्ता ऐसा महसूस करते हैं कि पार्टी हमें थोड़ा दरकिनार कर रही है और तवज्जो उनको दी जा रही है जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये जो दल बदल है, दल बदल की राजनीति है ठीक चुनाव से पहले, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए तीशा जी, मैं इस बात से भी थोड़ा सा, मैं व्यक्तिगत मेरा विचार है, वैसे तो आपका चैनल देख रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता होंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि हम अगर पार्टी को सत्ता की तरफ ले आए तो ही हम अपनी नीतियों को लागू कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या है, सोच विचार कैसा, ये तभी पॉसिबल हुआ जब हम 2014 में इंडिपेंडेंट तौर पर सरकार बना पाए। और किरण चौधरी बहुत बड़ा नाम है, वीरेंद्र सिंह डूमर खां बहुत बड़े नाम है, अशोक तंवर बहुत बड़ा नाम है, नवीन जिंदल बहुत बड़ा नाम है। जो लोग भाजपा में आ रहे हैं तो भाजपा का कुनबा तो बड़ा हो रहा है। अब भाजपा के कुनबे में अगर बढ़ोतरी होकर के और सरकार तीसरी बार आती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? भाजपा का कार्यकर्ता। ठीक है, उसको नहीं मिला कुछ चीज, पर उसकी अगले 5 साल सरकार तो रही, वो जनता के काम तो कराएगा, उसको प्रतिनिधित्व तो मिला, उसको मुख्यमंत्री आवास में जाने का अवसर तो है। तो ये हमारे लिए मुझे लगता है एक संतुष्टि की बात है। और मैं चाहता हूँ, मैं तो आपके चैनल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भी अपील करता हूँ कि छोड़ो, आप आ जाओ भाजपा में, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, दल के लिए काम नहीं करती। हमारे लिए दल नहीं, देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। उसमें अगर कोई मेरी विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाला भी आकर के मुझे कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ राष्ट्र के निर्माण में काम करूंगा, तो हम उसको तुरंत आमंत्रित करेंगे। और मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, अगर जगबीर मलिक जी जो 5 बार के विधायक है, मैं तो अपनी विधायकी के लिए भी तैयार हूं। अगर वो बोले कि मैं 5 बार का विधायक हूं, मुझे भाजपा दे, हम उसको भी दे दें। ये तो बड़े बड़े दरिया दिल से बात करनी पड़ती है। छोटी सोच के साथ हम छोटी जगह पर ही रह जाएंगे। उसके लिए हमें दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें राष्ट्र की चिंता है।
कृष्ण ढूल जी, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी, बेहद रोचक ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर अब लोकसभा चुनाव के बाद ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हाफ और विधानसभा चुनाव में साफ। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? हमारे दर्शकों को इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? और एक अभियान कांग्रेस ने यहाँ पर शुरू किया है, हरियाणा मांगे हिसाब, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल, इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी लोगों को दे। इस अभियान को लेकर गांव-गांव तक कांग्रेस जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? इसका जवाब कैसे देंगे आप, ढूल जी? देखिए, बड़ी रोचक स्थिति है कि जो चोर है वो हिसाब मांग रहा है। रॉबर्ट वाड्रा को जमीन किसने दी थी? रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप किसके लगे थे? कांग्रेस को 2 रुपए के 5 रुपए के चेक किसने बांटे थे? अभी अभी ताजा झूठ बोला कि आप लोगों से फार्म भरवाए गए महिलाओं से कि आपके खातों में आएंगे 8500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, और एससी समाज को डराया कि अगर इनकी 400 पार सीटें आ गई तो ये संविधान तोड़ देंगे। अरे हिसाब तो हुड्डा साहब जनता मांगेगी आपसे। आप जाइए, आप जो ये 5-10 हज़ार लोगों के, आपके कार्यकर्ताओं के घेरे में निकल करके अपने आप को अगर इस मुगालते में हो कि ये पूरे हरियाणा की जनता मेरे साथ है, वो 5-7-10 हज़ार कार्यकर्ता रोहतक से निकलते हैं। कल यहाँ गंगाना गांव की तरफ उनकी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा थी, और मैं जब सुबह रोहतक की तरफ से आया तो वहाँ किलोई से, खिडवाड़ी से, सांगी से हज़ारों गाड़ियाँ आई हैं। यहाँ भीड़ यहाँ की नहीं है, वो किलोई की भीड़ चलती है इनके साथ जहाँ भी आप जाओगे। तो जनता हुड्डा साहब से मांगेगी हिसाब, दीपेंद्र से। वो किसान तैयार बैठे हैं 2 रुपये और 5 रुपये का चेक लेकर के कि जितना सम्मान तुमने किया था, हमने तो किसान का सम्मान किया। जो आप लोगों ने पैसे दे करके नौकरियां लगाई हैं, हिसाब वो लोग मांगेंगे जिन पढ़ो लिखों के बच्चे नहीं लगे थे। हमने तो 1,30,000 बच्चे बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगाए हैं। हमने हरियाणा की पारदर्शिता के लिए काम किया है। तो हिसाब हम तो देने को तैयार है। अरे हिसाब दिया तभी तो तीसरी बार भी जनता ने हमें देश के प्रधानमंत्री को चुना ना। हमारा तो व्हाइट पेपर साफ है, दाग तो आपके दामन पर है। कैसे रॉबर्ट वाड्रा से पीछा छुड़ाओगे, कैसे किसानों से भागोगे, और कैसे वो जो महिलाएं फार्म लेकर के आपके रास्ते में खड़ी हैं उनसे भागोगे। और जो अंत में कहा हुड्डा साहब ने कि भाई विधानसभा में हाफ, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, ये बिल्कुल सेट बैठती है उनके ऊपर। अभी पार्टी से लोग आने शुरू हुए हैं। लोकसभा में मोटे मोटे तो आ गए, अशोक तंवर आ गया, नवीन जिंदल आ गया। लोकसभा के बाद ये किरण चौधरी, श्रुति आ गई, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये उन्होंने बिल्कुल सही, और मैं आपको फिर आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि ये तय है कि विधानसभा चुनाव आते आते अभी कांग्रेस हरियाणा में हाफ हुई है और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों बाबू बेटा बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। इन्होंने अपनी कांग्रेस को अपने बाप बेटा की प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। किसी दूसरे आदमी को तो ये बर्दाश्त भी नहीं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख से एक बार झूठे ही कहलवा दो आप कि भी शैलजा भी मुख्यमंत्री बन सकते, भी ये नहीं कि बनेगी, उनको बर्दाश्त ही नहीं है। आप, मैं त्रिशा जी एक चीज़ कहता हूँ, एक चैलेंज या अभिवादन रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपका जनता टीवी दुनिया हरियाणा में सबसे पॉपुलर चैनल है, लोग इसको बड़े चाव से देखते हैं, सच के साथ जुड़ा है। मैं ये कहता हूँ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो लोकसभा चुनाव से पहले। किसकी? सिर्फ 4 लोगों की, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, उदयभान जी और भूपेंद्र हुड्डा। इन चारों की एक साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो। ये कहाँ जाते हैं? ये जब शैलजा चली जाती है तो वहाँ जाते हैं। शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीशे टूटते हैं, इनके लोग उनको अपमान करते हैं। अशोक तंवर के इन्होंने लाठियां मारी, बर्दाश्त नहीं कर सकते। 20 साल से संगठन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का नहीं बन रहा। ये चीज़ें जो हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तय बिल्कुल उनके मुख से सरस्वती बैठी बात कर रही है। इस विधानसभा चुनाव तक आते आते हरियाणा से कांग्रेस साफ हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे कृष्ण ढूल जी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दल नहीं बल्कि राष्ट्र यानी कि देश बड़ा है, और किसी की भी विचारधारा को आसानी से यहाँ पर जगह मिलती है और उसको तवज्जो दी जाती है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। और कृष्ण ढूल जी, आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।
चाय पर चर्चा, इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।